सत्ता में आज सबसे पहले बात उस इतिहास की जिसका एक मोटा हिस्सा मुगलों के मुक्त कंठ वाली तारीफों से भरा हुआ है। यह इतिहास सिर्फ बड़े बड़े इतिहासकारों की मोटी मोटी किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बारे में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन अब देश का इतिहास बदल रहा है और बड़ी बात यह कि अब ये मुगल ही इतिहास बनते जा रहे हैं। एक बार फिर एनसीईआरटी की किताबों से मुगल साम्राज्य के किस्सों को आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 12वीं क्लास के इतिहास की किताबों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके मुताबिक अब 12वीं के छात्र मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। इस बदलाव के बाद इतिहास की किताबों से मुगलों के कुछ चैप्टर हटाए जाएंगे और ये फैसला यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों पर लागू होगा। एकेडमिक ईयर 2023-2024 से नए बदलाव लागू हो रहे हैं। इसके अलावा 10वीं और 11वीं के भी कुछ चैप्टर इसमें हटाए गए हैं। लेकिन अब तक आपने इस खबर के बारे में सिर्फ इतना ही सुना होगा, सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको इससे आगे की बात बताएंगे। आज हम आपको सत्ता में दिखाएंगे कि जिन चैप्टर को हटाया गया है वो कौन से थे और उनमें असल में बताया क्या गया था। 12वीं कक्षा के इतिहास की किताब के थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से किंग्स एंड क्रॉनिकल्स यानी मुगल दरबार से संबंधित चैप्टर्स और टॉपिक हटा दिए गए हैं। क्लास 12 की नागरिक शास्त्र की किताब से अमेरिकी वर्चस्व और शीत युद्ध का पाठ भी हटा दिया गया। इसके अलावा 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत नामक पाठ हटाए गए हैं, जबकि 10वीं कक्षा की लोकतांत्रिक राजनीति की किताब से भी कई चैप्टर्स को हटा दिया गया है। लेकिन मुगलों का इतिहास हटाए जाने के बाद सियासत का तापमान बढ़ा हुआ है। आप इस पर एक रील देखिए, इसके बाद कुछ और दिलचस्प जानकारियां आपको देंगे। के छात्र अब मुगल शासकों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने सिलेबस में बदलाव करते हुए मुगल शासकों का जो इतिहास पढ़ाया जाता था उसको हटा दिया। शासक और इतिवृत्ति 16वीं और 17वीं शताब्दी का जो मुगल दरबार इसमें दिखाया गया है, ये पूरा चैप्टर देखिएगा, ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। हमारी हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। करें सच बताना, सच दिखाना, सच पढ़ाना, यह दायित्व है वर्तमान का और वो निभाया जा रहा है। 2014 से ये बात सही है कि बीजेपी आरएसएस इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को उसका भगवा करने का काम कर रही है। अमित शाह जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ध्यान पलटने के लिए कभी मदरसा, कभी धर्म परिवर्तन, कभी दंगे फसाद। अब भारत के इतिहास में आप अगर मुग़लों का इतिहास निकाल लें तो 200 साल के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। 200 साल के इतिहास को आप कैसे खारिज कर सकते हैं? अब 12वीं की क्लास से जिन मुगलों का इतिहास हटाने पर सियासी गदर मचा है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से जो चैप्टर हटाए गए हैं वो है अकबरनामा और बादशाहनामा। अकबरनामा मुगल शासक अकबर की जीवन गाथा पर आधारित है, जिसे उनके ही दरबारी विद्वान अब्दुल फजल ने लिखा था। इस अकबर गाथा को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें पहला हिस्सा था हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जिसमें अकबर के शासन के पहले 30 सालों का जिक्र था। दूसरा हिस्सा था अकबर के शासन के 46 वर्षों पर आधारित, जबकि तीसरा हिस्सा आईने अकबरी अकबर के प्रशासन पर लिखा गया था। इसी तरह बादशाहनामा नाम का ये चैप्टर भी 12वीं क्लास के जो चैप्टर से जो किताब थी उससे हटा दिया गया, जो मुगल शासक शाहजहां की जीवन गाथा पर लिखा गया था।
इस बादशाहनामा को शासनकाल का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है और इसमें शाहजहां के 20 वर्षों के शासन का जिक्र था। अभी तक ये सारे अध्याय 12वीं क्लास के छात्रों को पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब ये चैप्टर इतिहास की किताबों में बंद हो गए। आज हम आपको भारत में मुगलों की फैक्ट फाइल्स के बारे में भी जानकारी दे देते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा क्रूरता और जुल्म से भरा हुआ है। लेकिन इस देश में बैठे ऐसे कई बुद्धिजीवी हैं जो मुगलों को अपने सेलेक्टिव चश्मे से देखते हैं और उनका गुणगान करते हैं। आपको बता दें कि साल 1526 से 1857 तक भारत पर मुगलों का शासन रहा। सबसे पहले बाबर ने लोदी वंश के आखिरी बादशाह इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी और इसके बाद करीब 330 वर्षों तक 15 अलग अलग मुगल शासकों का शासन भारत में रहा। मुगल शासक अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे चर्चित शासक माना जाता है, जिन्होंने 49 वर्षों तक भारत पर राज किया। इस दौरान उन्होंने मुगलों के साम्राज्य, राजनीतिक प्रभाव और सैन्य क्षमता में इजाफा किया। 5वें बादशाह के तौर पर शाहजहां का शासनकाल भी 30 वर्षों तक रहा। शाहजहां के दौर में सबसे ज्यादा निर्माण कार्य कराए गए और इसी दौरान ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद समेत कई बड़े निर्माण किए गए। इसके बाद जिस मुगल शासक का शासन आया उसका इतिहास खून से सना हुआ है। ये शासक था औरंगजेब, जो मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह था। 48 वर्ष के क्रूर अपने शासनकाल में उसने लोगों पर खूब अत्याचार किए, जबकि बहादुर शाह द्वितीय 20वें और अंतिम मुगल सम्राट रहे। 1857 में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को हरा दिया और साल 1857 में भारत में मुगलों का शासन खत्म हो गया। इसी मुगल शासन के बारे में आज भी बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है। मुमकिन है आपने भी इसे पढ़ा हो, लेकिन अब यह इतिहास धीरे धीरे आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है। इससे पहले अप्रैल 2022 में सीबीएसई ने 9 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम से मुगलों से जुड़े कई चैप्टर हटा दिए थे, जिनमें क्रूर बादशाह औरंगजेब और शाहजहां को महान बताया गया था। आज एक सवाल यह भी पूछा जाता है कि आखिर हमारे देश के इतिहास में मुस्लिम आक्रमणकारियों का इतना महिमा मंडन क्यों हुआ और उन्हें हराने वाले ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में कम क्यों लिखा गया। इसे समझाने के लिए अब हम आपको एक ऐसा तथ्य दिखाते हैं जो इस सवाल का जवाब है। पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर की टीम ने एनसीईआरटी के इतिहास की किताबों पर एक स्टडी की थी, जिसमें पता चला कि एनसीईआरटी की किताबों में 97 बार अकबर का जिक्र किया गया, जबकि मुगल शासक शाहजहां का जिक्र 30 बार आया। औरंगजेब, जिसके राज में मंदिरों पर सबसे ज्यादा हमले हुए, उसका जिक्र भी एनसीईआरटी के इतिहास की किताबों में 30 बार किया गया, जबकि इतना महत्व हिंदू वीर योद्धाओं को नहीं दिया गया। इस स्टडी में यह भी पता चला कि इन किताबों में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र मात्र 8 बार किया गया और महाराणा प्रताप का जिक्र सिर्फ 1 या 2 बार किया गया। लेकिन धीरे धीरे अब इसमें बदलाव किया जा रहा है और मुगल शासकों की हिस्ट्री डिलीट की जा रही है। इस कदम को इतिहास का करेक्शन कहा जाए या ये इतिहास का सफाया है, इसे लेकर बहस जारी है। आप क्या सोचते हैं? हमें टैग करके सोशल मीडिया पर बताएं। हमारे न्यूज मित्र सोशल मीडिया पर थोड़ा वोकल होंगे तो देश में चल रहा ये विमर्श थोड़ा और गहरा हो जाएगा। और सत्ता में अब बात उस संस्था की जिसके बारे में अक्सर विपक्ष की तरफ से प्रचारित किया जाता है कि वो सत्ता के हाथ की कठपुतली है, वो पिंजरे का तोता है और उसकी चोंच सिर्फ विपक्ष को ही घायल करती है। बात देश की सबसे बेहतरीन जांच एजेंसी सीबीआई की हो रही है, जिस पर चाहे कितने भी आरोप लगे हों, लेकिन जब भी कोई बड़ा मामला होता है, गंभीर मामला होता है, संवेदनशील मामला होता है, तो मांग यही होती है कि इस मामले की जांच सिर्फ और सिर्फ सीबीआई से ही कराई जानी चाहिए। सोचिए कि सीबीआई का काम कितना मुश्किल है, लेकिन जब कोई बड़ा मामला होता है तो यही कहा जाता है कि इसकी जांच सीबीआई ही करे। कई बार सीबीआई से जांच के लिए आंदोलन तक हो चुके हैं और लोगों का यही भरोसा है कि सीबीआई उनके लिए निष्पक्ष है। हालांकि इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब सीबीआई पर भरोसा डगमगाया भी, लेकिन इतने के बाद भी देश में सीबीआई से बेहतर जांच एजेंसी नहीं है। आज देश उसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की डायमंड जुबली मना रहा है, जिसकी स्थापना 1963 में 1 अप्रैल को हुई थी। सीबीआई के लिए यह मौका काफी खास था और इस खास मौके पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलोंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नए कार्यालयों का उद्घाटन किया और सीबीआई की तारीफ करते हुए यह कहा कि सीबीआई इंसाफ का सबसे बड़ा ब्रांड है। उन्होंने सीबीआई को अपने पंजे और धारदार करने और बिना डरे जांच करने की सलाह भी दी। सीबीआई के इतिहास पर हमने सत्ता की एक छोटी सी रील लेकिन मारक कुंजी तैयार की है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आज पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा, उसे सुन लेते हैं।
कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। वास्तव में उसकी कार्यशैली के कारण तारीफ कर रहे हैं या सीबीआई प्रधानमंत्री जी के जेब की संस्था बन चुकी है इसके कारण तारीफ कर रहे हैं? देश के मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई की उम्र 60 साल है। इन 60 वर्षों में नेताओं के लिए सीबीआई को देखने का नजरिया बदलता रहा है। सत्ता में बैठे लोगों के लिए सीबीआई अच्छा और विपक्ष के लिए बुरे सपने लाने वाला रहा है। अगर सीबीआई के संबोधन वाली डिक्शनरी देखें तो ये बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगा। जैसे पीएम ने आज सीबीआई को इंसाफ और न्याय का ब्रांड बताया, लेकिन विपक्ष के लिए सीबीआई पिंजरे का तोता है। सत्ता पक्ष के लिए सीबीआई भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है। विपक्ष के हिसाब से सीबीआई विपक्षी नेताओं को टारगेट करती है। सत्ता पक्ष का मानना होता है कि सीबीआई निष्पक्ष होकर काम करती है। विपक्ष के मुताबिक सीबीआई सरकार के निर्देशों पर परेशान करती है। सत्ता पक्ष के मुताबिक सीबीआई को बिना दबाव के काम करना चाहिए। विपक्ष के मुताबिक सीबीआई सरकार के दबाव में काम करती है। लेकिन सीबीआई पर नेताओं के विचार अस्थायी नहीं है, बल्कि राजनीतिक परिस्थितियों के मुताबिक है। जब तक नेता विपक्ष में रहता है सीबीआई उसके लिए विलेन होती है, लेकिन जैसे ही नेता सत्ता में आते हैं सीबीआई उनके लिए सबसे महान और बेहतरीन एजेंसी बन जाती है। सीबीआई के हर एक्शन को राजनीतिक नजरिए से बांधकर देखा जाता है, लेकिन जब 1963 में इसकी स्थापना हुई थी तब ऐसा नहीं था। सीबीआई की स्थापना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुई। 1960 के दशक में देश में भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री देश के गृह मंत्री थे। सरकारी प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1962 में कस्तूरी रंगन कमेटी एक बनाई गई। कमेटी ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाने की सिफारिश की। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इस कमेटी की सिफारिश मान ली और 1963 में सीबीआई की स्थापना की गई। 60 सालों के इतिहास में सीबीआई ने कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की और उन्हें सुलझाया भी। सीबीआई का सबसे पहला बड़ा केस 1975 में एलन मिश्रा मर्डर केस था। इसके बाद 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का केस भी सीबीआई ने ही सॉल्व किया। 1993 में बॉम्बे बम ब्लास्ट, 1996 का बिहार चारा घोटाला, 2006 का प्रियदर्शनी मट्टू केस, 2010 का कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, 2012 का कोयला घोटाला जैसे बड़े बड़े राजनीतिक भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई ने ही की। सीबीआई में निदेशक का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहले सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति डायरेक्ट सरकार करती थी, लेकिन सीबीआई की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए अब इसकी नियुक्ति देश के प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े दल के नेता की एक कमेटी करती है। सीबीआई का आदर्श वाक्य उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा है। सीबीआई के जांच के आंकड़े को यह बात करीब करीब साबित करते हैं कि वो निष्पक्षता से काम करती है। सीबीआई की जांच यूनिट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहली यूनिट भ्रष्टाचार निरोधी डिवीजन है, दूसरी यूनिट स्पेशल क्राइम डिवीजन है। सीबीआई का दावा है कि उसका अपराध साबित करने की जो दर है वो 68% है। ये दर 100% तो नहीं, लेकिन 60% के ज्यादा को आप अच्छे अंकों से पास होना कह सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बड़े राजनीतिक मामलों में सीबीआई के अपराध साबित करने की दर सिर्फ 4% ही है। बावजूद इसके लोग सीबीआई पर राज्य पुलिस से ज्यादा भरोसा करते हैं।
पिछले 60 सालों में सीबीआई के काम करने का तरीका और उसका दफ्तर भी बदलता रहा। 1963 में सीबीआई को लोधी रोड में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में दफ्तर दिया गया था। इसके बाद 2011 के बाद लोधी रोड में सीबीआई का नया दफ्तर बना, जहां से सीबीआई अपना काम करती है। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय के अलावा 10 राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जहां से सीबीआई काम करती है। पुलिसकर्मियों की तरह सीबीआई में काम करने वालों की कोई वर्दी, कोई ड्रेस कोड नहीं होता। तो सीबीआई के कामों पर सबसे तल्ख बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। 2013 में कोयला घोटाले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई वो तोता है जो पिंजरे में कैद है, इस तोते को आज़ाद करना जरूरी है। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है और उसे अपनी स्वायत्तता बरकरार रखनी चाहिए। सीबीआई को एक तोते की तरह अपने मास्टर की बातें नहीं दोहरानी चाहिए। सीबीआई पर उस वक्त नेताओं के इशारों पर काम करने के गंभीर आरोप लगे थे, जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के मोर्चे पर पीएम मोदी ने 2 बातें बिल्कुल क्लियर की। एक, देश में अगर किसी भ्रष्टाचार या किसी बड़े मामले की जांच करनी है तो सीबीआई से बड़ा कोई दूसरा ब्रांड नहीं है। आप इसे सीबीआई की सोची समझी रीब्रांडिंग भी कह सकते हैं, जिसका जिम्मा खुद भारत के सबसे बड़े ब्रांड पीएम नरेंद्र मोदी ने ले लिया। और दूसरी बात यह कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि सीबीआई को अपने खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी नैरेटिव और किसी भी इकोसिस्टम के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। यानी 2024 से ठीक पहले सीबीआई राजनीति की दुनिया में खूब धूम धड़ाका कर सकती है, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कोई भी नैरेटिव या एजेंडा या आरोप सीबीआई के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता है। सत्ता में अगली खबर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी की है, जिन पर आज पूरे देश की नजर थी। क्या राहुल गांधी को जमानत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस के लिए आज गुजरात के सूरत कोर्ट से राहत भरी खबर आई। मोदी सरनेम के मानहानि मामले में दोषी ठहराए गए राहुल गांधी को जमानत मिल गई। इसके बदले कोर्ट ने राहुल गांधी को 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा कराने के लिए कहा। अब 13 अप्रैल को सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की सजा पर स्टे लगाने की मांग पर सुनवाई होगी, जबकि 3 मई को राहुल गांधी की जमानत पर दोबारा सुनवाई होगी। अगर 13 अप्रैल को राहुल गांधी की सजा पर स्टे लग जाता है तो राहुल गांधी की सदस्यता और बंगला खाली करने वाले आदेश वापस लेने होंगे। हाल ही में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के मामले में लोकसभा ने अपना आदेश वापस ले लिया है। कुल मिलाकर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से आज राहत मिली और राहत वाले इस फैसले को प्रत्यक्ष रूप से सुनने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं की फौज आज सूरत पहुंची थी। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। दोनों नेता फ्लाइट में साथ साथ बैठे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज सूरत पहुंचे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कल से ही सूरत पहुंचने लगे थे। कुल मिलाकर सूरत बड़ी राजनीतिक घटनाओं का केंद्र बन गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ये उनके नेता के प्रति प्यार था, जबकि बीजेपी को इसमें दबाव बनाने की रणनीति दिख रही थी। कल से लेकर आज तक क्या क्या हुआ, इस पर एक छोटी सी राजनीतिक रील देख लीजिए। कोर्ट ने जब किसी को कन्विक्शन कर दिया तो उसके बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये बेसिकली जो ऊपर के जो अदालत है उसको ऊपर में दबाव डालने के लिए, डराने के लिए ये कांग्रेस का ड्रामा है। नहीं, राजनीति कोई ड्रामे की बात नहीं है। कानून अपना काम करेगा। हम तो उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये बताने जा रहे हैं कि साथ खड़ा होने में कोई हर्ज होता है? परिवार में जब कोई ऐसी बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य साथ खड़े होते हैं ना। कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे एक परिवार को देश से ऊपर मानते हैं कि जब कोई इस तरह से पार्टी का नेता जाता है तो लोग अपने आप उसके समर्थन में पहुंचते हैं। उसको तो आप रोक नहीं सकते, तो समर्थन में लोग पहुंच रहे हैं। उनके निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। पिछड़े का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया और दुख इस बात का है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगना तो दूर, दबाव बनाने का काम, डराने का काम। क्या मतलब है? मुख्यमंत्री कोर्ट पे जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है?
तो एक नई परंपरा, दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक। जुडिशियरी को ऊपर कोई दबाव बनाने की अगर मंशा रहते तो मोदी और राहुल जी में कोई फर्क नहीं। राहुल गांधी ने आज सूरत की अदालत में अपनी सूरत दिखाई और इस क्रम में अपना राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी किया। वो हेडलाइंस तो ब्रेकिंग न्यूज में भी बने रहे। माना जा रहा था कि सूरत कोर्ट में राहुल कुछ ऐसा कहेंगे या करेंगे कि वो राजनीतिक विमर्श में छाए रहेंगे। हालांकि इन उम्मीदों का अंत राहुल गांधी को जमानत दिए जाने के फैसले से हुआ। इसके अलावा वहां कोई क्रांतिकारी घटना नहीं हुई। कुल मिलाकर आज राजनीति की फोकस लाइट कुछ समय के लिए राहुल पर रही। शायद वो ये चाहते भी थे। और अब बात यूपी में सत्ता के जरिए साधे जा रहे राजनीतिक समीकरण की। यूपी में 6 नए एमएलसी नामित किए गए हैं। बीजेपी ने नामित एमएलसी की सूची में कार्यकर्ता और एजेंडा दोनों साधने की कोशिश की है। राजभवन को भेजी गई इस लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बना है। 6 एमएलसी की लिस्ट में 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 पसमानदा मुसलमान को रखा गया है। 1 वैश्य और 1 ब्राह्मण भी एमएलसी की लिस्ट में है। इन एमएलसी में रजनीकांत महेश्वरी वैश्य समुदाय से आते हैं। कासगंज के रहने वाले रजनीकांत महेश्वरी पार्टी के ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछड़े वर्ग से आने वाले वाराणसी के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा को भी एमएलसी बनाया गया है। ये पूर्व सीएम कल्याण सिंह के करीबी रहे और लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। दलित वर्ग से आने वाले अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी निर्मल मूल रूप से मिर्जापुर के रहने वाले हैं। उन्होंने सीएम योगी को दलित मित्र की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद उन्हें अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया गया। आजमगढ़ से राम सूरत राजभर का नाम भी सूची में शामिल है। राजभर बीजेपी के पुराने नेता हैं। वो फूलपुर पवई से विधानसभा चुनाव लड़े थे, पर समाजवादी पार्टी के रमाकांत यादव से हार गए थे। ब्राह्मण परिवार से आने वाले साकेत मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रह चुके नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। दिल्ली की सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अर्थशास्त्र से स्नातक साकेत ने IIM कोलकाता से MBA किया है। वो पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य भी हैं। मुस्लिम समाज में पैठ बढ़ाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तारिक मंसूर को भी MLC बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने के बाद वो चर्चा में आए थे। तारिक मुस्लिम समाज में पिछड़ी बिरादरी पसमानदा समाज से आते हैं। मूल रूप से सर्जन डॉक्टर तारिक ने अपनी चिकित्सा की पढ़ाई भी AMU के JN मेडिकल कॉलेज से की थी। AMU के 100 वर्ष पूरे होने पर डॉक्टर तारिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया था। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विश्वविद्यालय की तारीफ की थी। हाल ही में डॉक्टर तारिक तब चर्चा में आए जब उन्हें राजस्थान के हिंदू छात्रों को नियमों को दरकिनार कर हॉस्टल उन्होंने दे दिया। इन छात्रों ने आरोप लगाया था कि हिंदू होने के नाते उन्हें हॉस्टल नहीं दिया जा रहा, जबकि हॉस्टल वरिष्ठता के हिसाब से दिए जाने का नियम था। तारिक मुस्लिम समाज में पिछड़ी बिरादरी मतलब पसमानदा समाज से आते हैं। PM मोदी कई बार इस समाज के लोगों को बीजेपी से जोड़ने की वकालत कर चुके हैं। पार्टी का संगठन भी इस पर तेजी से काम कर रहा है। सत्ता में एक ऐसी खबर, एक ऐसी तस्वीर जो सोशल मीडिया पर किसी जंगल की आग की तरह फैली है। मुमकिन है इसे आपने भी देखा होगा। ये खबर एक मेट्रो गर्ल की है। वो लड़की जो न्यूनतम कपड़ों में दिल्ली मेट्रो में सफर करती नजर आई और उसके बाद इस पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई और पूरा विमर्श 2 पक्षों में बढ़ गया। एक पक्ष का कहना है कि ये अश्लीलता है। मेट्रो एक सार्वजनिक स्थल है और ऐसे में पब्लिक प्लेस की मर्यादा का पालन होना चाहिए, चाहे पुरुष हो या स्त्री। सार्वजनिक स्थल की मर्यादा कभी अश्लीलता की लकीर पार नहीं कर सकती। ये कानून की नज़र और सामाजिक मूल्यों की कसौटी पर एक अपराध है। जबकि दूसरा पक्ष ये तर्क दे रहा है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। किसे कैसे कपड़े पहनने हैं ये उसका निजी मामला है। समस्या छोटे कपड़ों में नहीं बल्कि छोटी मानसिकता में है। ये तर्क आपस में टकराकर समाज में नई चिंगारियां पैदा कर रहे हैं जिनमें बहुत ऊष्मा है। लेकिन अब सवाल ये कि इस खबर को किस तरह देखा जाए। इसे एक व्यक्ति की निजी आज़ादी और निजी फैशन के रूप में देखा जाए या फिर इसे अश्लीलता से भरी हरकत माना जाए। वैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी को भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है, लेकिन एक बात यह भी सच है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। इस लड़की की हरकत को अश्लीलता बताने वाले लोग आज बिहार के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का भी उदाहरण दे रहे हैं, जिन पर ट्रेन में न्यूनतम कपड़े पहनकर घूमने की वजह से GRP ने केस दर्ज कर लिया था। वैसे आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अश्लीलता को लेकर देश के कानून में है क्या, और इसे हर उस शख्स को याद रखने की जरूरत है जो अपनी हरकत से किसी सार्वजनिक स्थल की मर्यादा तोड़ता है। भारतीय संविधान के मुताबिक सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाना अपराध है और IPC की धारा 294 के तहत ऐसा करने वाले को 3 साल की जेल, आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है।
और अब एक बड़ी खबर यह कि इस मामले में पहली बार डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का बड़ा बयान सामने आया है। डीएमआरसी का कहना है कि वो यात्रियों से सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के पालन करने की उम्मीद करते हैं। डीएमआरसी ने अपील की है कि मेट्रो में मर्यादा बनाए रखें और ऐसी कोई ड्रेस न पहने जिससे संवेदनाओं को ठेस पहुंचे। डीएमआरसी के संचालन और रखरखाव अधिनियम एक्ट में धारा 59 के तहत अभद्रता को दंडनीय अपराध माना गया है। हालांकि डीएमआरसी ने कहा कि यात्रा करते समय कपड़ों की पसंद व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आचरण करेंगे। और सत्ता में अब वो खबर और तस्वीर जिसे सामान्य परिस्थिति में कोई भी संवेदनशील इंसान देखना नहीं चाहता। ये खबर है हिंसा की। यकीन मानिए, बंगाल से लेकर बिहार तक हिंसा की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक और विचलित करने वाली हैं। 30 मार्च को रामनवमी थी और आज 4 अप्रैल है। पिछले 5 दिनों से हिंसा की वेब सीरीज के एपिसोड लगातार आ रहे हैं। हर दिन हिंसा हो रही है, कहीं बम बनाने की फैक्ट्री मिल रही है तो कहीं बम धमाके हो रहे हैं। पुलिस की नजरों से देखेंगे तो हर तरफ शांति ही शांति है, लेकिन हकीकत ऐसी है नहीं। लगातार 5वें दिन इन दोनों राज्यों में हिंसा देखने को मिली। रामनवमी के बाद से लगातार हो रही हिंसा के कारण क्या ये मान लिया जाए कि सब कुछ सुनियोजित था ताकि भारत का एक बड़ा त्योहार को खराब किया जाए, माहौल में विष घोला जाए? अब ये मामला हिंसा से राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में आपको यह समझना होगा कि दंगों की तस्वीरें और वीडियो पीड़ितों के जख्मों और दर्द को कुरेदने के लिए नहीं, बल्कि सवाल पूछने के लिए होने चाहिए। नेता तो राजनीति करेंगे ही, लेकिन TV9 भारतवर्ष ने इस मामले में पत्रकारिता का धर्म निभाया है और लगातार सवाल पूछे हैं। सवालों के लिए हमारे रिपोर्टर ने जोखिम उठाया। हमारे रिपोर्टर आज भी हिंसाग्रस्त इलाकों में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति पर हमने एक छोटी सी रील तैयार की है, इसे गौर से देखिए। बिहार के सासाराम में सहजालाल पीर और उसके आसपास के 3-4 मोहल्लों में पलायन की कहानी जस की तस है, वैसी ही है। हालांकि कुछ नए घर हैं जहां पर ताले बंद हो गए हैं। ये बताइए कि कहाँ गए सारे लोग? सारे लोग अब घर में छुप गए हैं, सब तोड़ फाड़ कर दिए। यहाँ का छोड़ के आप सब दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। उनको मार थोड़ी खाना है। आप लोग हम लोग अभी साइड में घर बनाए, तो यहाँ कहाँ पर नहीं घर। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान बिहार शरीफ में हुए हिंसा के बाद आज चौथा दिन है और फिलहाल यहाँ की स्थिति है मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिहार शरीफ के लहरी थाना इलाके की, यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है और साथ ही साथ जो आप सड़कों पर देख रहे होंगे, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर निकले हैं। नारी अब सबका परेशानी बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गई। दुकानदारों के साथ साथ लोगों की परेशानी बढ़ गई। ठंडा पानी एकदम सब खत्म हो गया एकदम। बिहार शरीफ के पहाड़पुरा मोहल्ला में शनिवार को जो हिंसा हुई, जो गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, गुलशन कुमार, इस वक्त हम उनके घर पर और आप यहाँ पर जो तस्वीर है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परिवार की इस वक्त क्या दशा है। आप बयां नहीं कर सकते। वो उधर दोनों भाई मिलके गए थे राशन और दवाला निकली है और उधर ही पता है हम लोग का। बाद में हम लोग तो एक तरफ थे, लेकिन पता चला कि गोली लग गया तो मेरा बच्चा की गुलशन को गोली लग गई। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रिश्ता में और आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे हैं, लेकिन उनको पूछना चाहेंगे क्या हुआ? हम मुहैया नहीं थे। क्या हुआ? जुलूस जा रहा था तो ईंटा पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, मारपीट हो गया। हो गया। शिक्षा के घटना के बाद बीजेपी का सुकांत मजूमदार रिश्ता जाने वाले थे, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं वो, आप देख सकते हैं। लेकिन सामने यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है क्योंकि इलाके में 144 धारा है, इसलिए उनको जाने की परमिशन नहीं है। बीजेपी का जो कर्मी लोग यहाँ पे है वो कह रहे हैं जबरदस्ती यहाँ उनको रोका जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अलाउ हो सकते हैं तो हम भी अलाउ होने के अलाउ हो सकते हैं। पहले से शेड्यूल था, पुलिस का परमिशन का कागज है,
सब आपको मिल जाएगा। रामनवमी के 2 दिन बाद रामनवमी का जुलूस निकालने का कोई वजह था? पुलिस ने इजाजत दिया है। पूछ लीजिए, ममता बनर्जी पुलिस मिनिस्टर है, पूछ लीजिए ना, मुझे क्यों पूछ रहा है? ये तो परमिशन रूट सब क्या है। टीएमसी का गुंडा लोग ने पथराबाजी किया। रामनवमी पर हुए हिंसा के मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विभिन्न राज्यों में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका में हिंसा प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों से रिपोर्ट तलब करने की मांग की गई है। याचिका में हिंसा के दौरान घायल या नुकसान झेलने वाले राम भक्तों को मुआवजा देने की मांग भी की गई है। हिंसा फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से हर्जाने की रकम वसूलने की भी मांग इसमें शामिल है। ये भी मांग की गई है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने पर शोभा यात्रा की अनुमति देने से इनकार न किया जाए। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की। वकील विष्णु जैन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई। अब सत्ता में वक्त है न्यूज के नंबर गेम का। आज 3 अप्रैल है और ये तारीख दुनिया के 700 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स और भारत के करीब 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स को अपनी मेमोरी बुक में सेव करने की जरूरत है, क्योंकि जो मोबाइल फोन आज जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है, उसी मोबाइल से पहली कॉल आज से 50 साल पहले 3 अप्रैल 1973 को की गई थी। ऐसा करने वाले थे मार्टिन कूपर, जिन्हें मोबाइल फोन का जनक भी कहा जाता है, जिनकी उम्र आज के वक्त में 94 साल है। लेकिन जब वो करीब 45 साल के थे, तब उन्होंने पहली बार एक वायरलेस फोन से कॉल लगाकर एक क्रांति को जन्म दिया था। उस वक्त मार्टिन कूपर मोटोरोला कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे। न्यूयॉर्क की एक सड़क पर 3 अप्रैल को वो 1 किलो वजन वाला बिना तार का डिवाइस लेकर खड़े हो गए और उन्होंने न्यू जर्सी में बेल लैब्स के हेडक्वार्टर में अपने प्रतिद्वंदी इंजीनियर जोएल एंगल को कॉल लगा दिया। इस तरह 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल फोन से दुनिया की पहली कॉल की गई। इस घटना को आज ठीक 50 साल पूरे हो गए हैं और अब वही मोबाइल हर इंसान की जरूरत बन चुका है।